बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक, वायु की बात करेंगे। ठीक है, वायु का मतलब होता है बच्चों एयर। एयर की आज बात करेंगे हम लोग। और आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास सेवन्थ की केवीएस की इन्वायरमेंट हम लोग करने वाले हैं हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में आप बुक रखा करिए और बुक को सामने रखा करिए और चीज़ों को देख देख कर पढ़ा करिए। ठीक है, मिलाइए करिएगा, आपको हिंदी में समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का बच्चों मतलब क्या होता है कि जिस तरफ चारों ओर कोई वायु की परत होना ही हमारा वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर रहते हैं। जैसे हम और आप, मम्मी पापा, गाय भैंस बकरी, जितने भी जानवर है, सब किस पर निर्भर? वायुमंडल पर ही निर्भर है। बोले यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। तो वायुमंडल क्या करता है? जो सूर्य की जो किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उनसे हमारी रक्षा करता है। ठीक, आगे दिया गया है, रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की ये चादर ना हो तो हम दिन में समय से सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सूरज कितनी तेज रोशनी होती है कि जिससे हम लोग क्या गर्मी से हम लोग तप्त होकर जल सकते हैं, या हम रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह है वह वायु राशि जिसने पृथ्वी के तापमान में रहने योग्य बनाया है। ठीक, तो ये पृथ्वी का वह तापमान है जो हम लोग को क्या करने लगता है? रहने के योग्य बनाया है। अब आगे दिया गया है, वायु का संगठन की बात कर लेते हैं। और इसको ये जो ग्राफ है ना, इसको हम क्या आप जानते हैं? इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले से पहले वायु का संगठन के बारे में बात कर लेते हैं। वायु का संगठन क्या कहता है? देखो, कह रहा है क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें होती हैं जो वायुमंडल का एक बड़ा भाग बनाए। देखो, हमें पता है कि वायुमंडल में बहुत बड़ा भाग होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन आपकी 78% होती है। ठीक है, ऑक्सीजन 21% होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, बोल रहा है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम हो गया, ओजोन हो गया, आर्गन हो गया, हाइड्रोजन कम मात्रा में ही पाई जाती हैं। ठीक, आगे दिया गया है, इन गैसों के अलावा धूल कण, छोटे छोटे कण हवा के मौजूद होते हैं। ठीक, जिससे वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत को दर्शाया जाता है। ठीक, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। पूछा जाएगा वायु में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप बताओगे नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाई जाती है। जबकि सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। ठीक, जब हम सांस लेते हैं तो कुछ फेफड़ों में भी नाइट्रोजन गैस चली जाती है और उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों में अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अब आपको इस ग्राफ को समझना है, जो ग्राफ आपको यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो दिया गया नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? 78% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% होती है। आर्गन 0.93% होती है। ऑक्सीजन 21% होती है और अन्य गैसें 0.04% होती है। तो बच्चों, आप लोग को क्या याद करना है कि जैसे आप केवीएस की अगर सर और कोई भी मैम हो, अगर यहाँ पर तैयारी कर रहे होंगे ना, तो आपको इतना याद रखना होगा कि नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन 0.93% पाई जाती है और अन्य गैसें 0.04% ही पाई जाती है। ठीक, तो ये आपको इस चक्र को आपको याद रखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो हमारा रोचक शब्द होते हैं, क्या आप जानते हैं इनके? इसको हम बहुत अच्छे से हम लोग हमेशा हर वीडियो में हम पढ़ते हैं क्योंकि इससे हमारे बहुत क्वेश्चन बनाते हैं। बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। मतलब कह रही कि जो वायुमंडल में होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड, वो पूरे पृथ्वी में एक विकृत ऊष्मा के रूप में पृथ्वी पर रोक कर ग्रीन हाउस प्रभाव को पैदा करती है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं और इसके अभाव से धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना भी असंभव होता है। ठीक है, क्योंकि इसी कारण पृथ्वी क्या होती, ठंडी होती जा रही है। किंतु जब कारखानों में कार के धुएं से वायुमंडल में स्तर बढ़ता है तो तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है कि बच्चों, जब आप देखते हो कि कारखानों में धुआं वगैरह सब निकलता है, ठीक है, गाड़ियों का धुआं निकलता है, तो क्या होता है, वायुमंडल में एक तरीके से फैल जाता है। ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग का काम करता है बच्चों। बोला तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी में सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती हैं। ठीक, जिससे क्या हो जाती है, जितने भी प्रदेश में होती है सारी बर्फ क्या होने लगती हैं, पिघलने लगती हैं। ठीक, जिसके
जिससे क्या होता है, जिसके परिणामस्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो जा सकते हैं। तो बच्चा ऐसा ही होता है कि सारे पौधे होते हैं और पशु हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। ठीक इसी कारण से। आगे देखो दिया गया बच्चों। ठीक, अभी हम लोग को पढ़ा था कि नाइट्रोजन की आवश्यकता, यहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट पॉइंट, नाइट्रोजन की आवश्यकता। ठीक, अब देखो इसके यहाँ से दिया गया नाइट्रोजन की आवश्यकता। ठीक है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों को जड़ों में रहने वाले जीवाणु तथा वायु नाइट्रोजन लेकर इसका फलस्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकते हैं। बोला ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो देखो आपको भी पता है जो जीव जंतु जानवर होते हैं, ठीक, उनको सभी की ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है बच्चों। ठीक है, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिले क्या वो जीवित रह सकते? आप लोग जीवित रह सकते? नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये पौधे ही क्या करते हैं, सारा भोजन बनाते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। और अगर हम वृक्ष काटते तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए हमें वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, जिससे हमारा क्या ना बिगड़े, संतुलन ना बिगड़े। ठीक है बच्चों, आगे दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य महत्वपूर्ण गैसें होती हैं जो हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और मनुष्य तथा पशु द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा पादपों द्वारा ही प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। ठीक, तो यही सब चीज़ें बोल रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैसों के ही बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों को जलाने से गड़बड़ा जाता है और ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक, यही क्या करता है, जो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर होता है, ये मौसम और जलवायु को क्या कर देता है बच्चों, प्रभावित कर देता है। ठीक, जिससे हमारे लिए बहुत दुर्घटना होती है। ठीक, तो आप ये देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमेशा, ठीक है, हमेशा तस्वीरें छपती रहती है, जो आपको क्या करना, बहुत ध्यान देना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, क्या आप जानते हो, हम जो ये फैक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, बोला जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। कह रहा है कि जब वायु गर्म होती है तो पूरी फैल जाती है और जब हल्की होती है तो ऊपर उठने लगती है। और ठंडी वायु सघन और भरी होती है, इसलिए हमें नीचे रहने से प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। आपको भी पता है कि जो वायु होती है उसी जगह जाएगी जहाँ पर स्पेस खाली होगा। अब मान लो, आप मेरी बात समझो, जैसे इसकी स्पेस की बात करते हैं। जैसे मान लो ये पूरा चक्र है और यहाँ पर ये देखो ये एयर है। अब मान लो यहाँ पर अगर जगह खाली है, मान लो, ठीक, जैसे कलर चेंज करते हैं, अब ये कलर ले लेते हैं। ठीक, तो आप पता वायु कहाँ भरेगी, इस जगह वायु भरेगी आपकी, इस जगह ऐसे इस जगह आपकी वायु एयर पूरी फिल करेगी, स्पेस को आपके फिल करे। जब तक स्पेस फिल नहीं हो जाती तब तक वो इसी के अंदर विद्यमान रहेगी। ठीक है, मेरी बातें समझ में आ गई आपको? तो इस तरीके से आपको चीज़ों को याद करना है। ठीक है, अब ये ग्लोबल वार्मिंग है तो ये इसके बारे में देखो, ये दिया गया है क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब आगे दिया गया वायुमंडल की संरचना के बारे में बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वायुमंडल की संरचना के बारे में बात करते हैं। देखो वायुमंडल में हमारा क्या क्या होता है, तो हमारा वायुमंडल 5 परतों में बना होता है। ठीक, तो पूछा जाएगा वायुमंडल में कितनी परतें होती है? बेटा 5 परतें होती हैं। ठीक है, ठीक, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं, जैसे क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्यमंडल होता है, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल होता है। तो पहला आता है बेटा क्षोभ मंडल आता है। ठीक है, क्षोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल आता है, फिर मध्यमंडल आता है, फिर वायुमंडल आता है और वायुमंडल और बहिर्मंडल आता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को याद करना है। ठीक है, तभी आपको समझ पाएंगे। तो अभी देखो ग्राफ को हम बाद में देखेंगे, पहले हम डेफिनेशन को कवर कर लेते हैं। कह रहा है कि क्षोभ मंडल यह परत में वायुमंडल सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। इसका औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। पूछा जाएगा बच्चों की क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? औसतन ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर तक होती है। बोला हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। पूछा जाएगा हम लोग कहाँ पे सांस लेते हैं? तो क्षोभ मंडल में ही सांस लेते हैं। यहाँ पर मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओला वर्षण इसी परत के अंदर ही होती है। पूछा जाएगा ओला, वर्षा, कोहरा किस मंडल के अंदर होता है? तो क्षोभ मंडल के अंतर्गत होता है। आगे दिया गया बच्चों समताप मंडल क्या होता है?
क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई में तक फैला होता है। यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। पूछा जाएगा हवाई जहाज कहाँ पर उड़ाए जाते हैं, तो बेटा हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। केवीएस में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। बोल रहा है ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तो एक इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको ओजोन लेयर कहते हैं। ये हमारी क्या करती है, जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज आती है उससे हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। आगे बात करते हैं मध्य मंडल की बात करते हैं। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। पूछा जाएगा कि मध्य मंडल में कितने किलोमीटर तक फैला होता है। ये 80 किलोमीटर तक फैला होता है। यह अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो मध्य मंडल में यदि कोई उल्कापिंड आ जाता है तो पूर्णतः तरीके से क्या हो जाता है, जल जाता है। आगे बात करते हैं भाव वायुमंडल की बात करते हैं। बोला भाव वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ जाता है और आयनमंडल इस परत का भाग होता है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक ही फैलता है। और रेडियो संचार की बात करें, रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया था। वास्तव में पृथ्वी में प्रसारित रेडियो तरंगे परत पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित की जाती है। वायुमंडल की बात करते हैं। बोल रहा है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। यहाँ हल्की गैसें हीलियम तथा हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में ही रहती है। आगे दिया गया आओ कुछ सीखें। स्थानीय समाचारों ने 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखा और मौसम में बदलाव का अवलोकन करें। उससे पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, ये ग्राफ पढ़ लेते हैं, ठीक है। वायु की परतें, तो आपको क्या करना है, ये जो वायु की परतें इसको आप पूरा ग्राफ पढ़ना है, ठीक है। देखो बहुत बड़ा ग्राफ है। देखो हम इसको ध्यान से बता देते हैं। वायुमंडल की परतों में पहला आ जाता है क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल का माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। फिर ये क्षोभ सीमा आती है, फिर ओजोन लेयर आती है, हवाई जहाज आते हैं, समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप बात कर लेते हैं समताप सीमा की बात कर लेते हैं, ठीक। समताप सीमा ये, ठीक है। आगे दिया गया मध्य मंडल होता है, ठीक। उसके बाद कौन सा होता है, मध्य सीमा। उसके बाद आ जाता है वायुमंडल और बहिर्मंडल जो आपका लास्ट में होता है, ठीक है। फिर आगे दिया गया बच्चों मौसम और जलवायु के बारे में बात कर लेते हैं। बोल रहा है क्या आज वर्षा होगी, ठीक है। क्या आज वर्षा होगी, क्या दिन साफ होगा, क्या धूप निकलेगी। कितनी बार आपने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है, कह रहा है कि आपने सुना होगा कि जब क्रिकेट वगैरह होता है तो वहाँ पे अनुमान लगा तो बोलते हैं कि सचिन ने छक्का मारेगा, चौका मारेगा। उसी प्रकार मौसम भी संबंधी अनुमान लगा के हम लोग बोल सकते हैं कि आज बरसात होगी या नहीं होगी, ठीक। बोला और मस्तिष्क उसको स्पीकर तथा मौसम वह है जो उसके नियंत्रण बाटों में छेड़छाड़ करता है। मौसम वायुमंडल को प्रत्येक घंटे दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या क्या अब आप समझ गए कि मौसम दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते रहते हैं। बेटा हम हर पल मौसम की जानकारी के लिए अपने आप से ये अंदाज़ा लगाते रहते हैं। आगे दिया गया है क्या आप जानते हैं, क्या आप जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के समथिंग 2 करोड़ इकाई दाई सैकड़ा हजार दस लाख 10 लाख करोड़ 20 करोड़ भाग केवल एक भाग 2 अरबवां ही प्राप्त है, ठीक है। जो पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा है वो 2 अरबवां ही प्राप्त कर पाई है, ठीक है। आगे दिया तापमान की बात करते हैं, हम लोग टेम्परेचर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो तापमान प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वो वायुमंडल का तापमान ही होता है। मतलब बच्चों जिस समय हम लोग गर्मी सर्दी का महसूस करते हैं ये वायुमंडल का ही टेम्परेचर होता है, ठीक। कि इतना टेम्परेचर है मतलब हमारे अंदर भी। बोला वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण का तापमान कहते हैं, ठीक। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता है बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है। आगे दिया गया आतपन क्या होता है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। पूछा जाएगा आतपन क्या है। ये एक महत्वपूर्ण कारक होता है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोके लेती है वो आतपन कहलाती है। आतपन का मतलब होता है आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा व ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए इसे तापमान उसी प्रकार घटता जाता है।
बोल रहा है क्या आप ये समझा पाएंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके होते हैं। ठीक, उससे पहले यहाँ तक ढके होते हैं, यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया। उससे पहले हम लोग कुछ पॉइंट यहाँ के पढ़ लेते हैं चित्र में जो दिए गए हैं। देखो, कह रहा है कि मौसम की जानकारी के लिए यंत्र कुछ उन्होंने बनाए हैं। ठीक है, तो उस यंत्र को आपको देखना है। बोल रहा वर्षा मापी क्या होता है, वर्षा की मात्रा मापता है। वाद दिग्दर्शी क्या होता है, पवन की दिशा को दर्शाता है। तो आप देखो केवीएस के जो भी सर मैम हैं वो जो भी डिवी मतलब पढ़ रहे हैं, अगर वीडियो देख रहे हो तो देखो ये आप याद कर लेना कि तापमापी तापमान को मापता है, वायु दाब मापी वायु दाब को मापता है, और वाद दिग्दर्शी पवन की दिशा को दर्शाता है, और वर्षा मापी क्या होता है, वर्षा की मात्रा को मापता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम बात कर ले क्या आप जानते हैं, पहले इनको हम पढ़ लेते हैं उसके बाद सारे टॉपिक पढ़ते हैं। बोला कि तापमान को मानक इकाई डिग्री सेल्सियस होती, इसका आविष्कार एडल्फ सेल्सियस ने किया था। पूछा जाएगा सेल्सियस का निर्माण किसने किया था, एडल्फ सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलता है। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पर कर दे तो बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाती है, और 100 डिग्री सेल्सियस कर दो तो ये खौलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आगे दूसरा पॉइंट दिया गया क्या आप जानते हो, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये पूरा पैराग्राफ, ये पूरा वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे। बोल रहा है क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतः वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहनते होते तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रिक्त शिराएं फट सकती थी, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकता था। मतलब हमारे शरीर के जो टिश्यू ये होती हैं, नसें होती है हमारी, पूरे तरीके से बाहर की ओर फट जाती हैं ना। फिर आगे दिया गया क्या आप जानते हो पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पछुआ पवन भी कहते हैं। तो हम लोगों ने सारे पॉइंट पढ़ लिए यहाँ पर। अब हम यहाँ से ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारा यहीं से अगला स्टार्ट था टॉपिक। तो दिया गया हमारा बच्चों, दिया गया आगे हमने यहाँ तक ड्रॉप किया था। बोला यदि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है तो ये इतनी गर्म हो जाएगी कि कुछ फसलें नहीं उग सकेंगे। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें, ठीक, और धातु की कंक्रीट से बने भवने गर्म हो जाते हैं। रात के समय ये ऊष्मा को मुक्त हो जाती हैं। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। आगे वायु दाब की बात कर लेते हैं हम लोग। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर में उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम उसका अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे शरीर पर सभी दिशाओं से लगता है और हमारे शरीर में विपरीत बल भी लगाता है। तो बेटा जो वायु का दाब होता है वो बेटा विपरीत दिशा में लगता है और हर जगह से लगता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग जीवित ही नहीं रहेंगे, चल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इम्पॉसिबल हो सकता है ना, अगर हमें वायु का दाब ना लगे। ऐसा होता ही नहीं, सब जगह लगता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के बाहर द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब ही कहलाता है। ठीक है, वायुमंडल में ऊपर की ओर आने जाने वाली तेजी से गिरने लगता है ना, दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब घटता है, जब गहराई पर भी जाते तब भी घटता है। समुद्र की सतह पर सबसे ज़्यादा वायुमंडलीय दाब होता है। मतलब वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है और अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु को गर्म करके ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नव मौसमों के साथ जुड़ा होता है। आगे दिया गया कम तापमान वाले क्षेत्रों को वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब के क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब कारण यह स्पष्ट स्वच्छ आकाश का होता है। बोला वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करती है, वायु आपकी बहती है। पवन की बात कर लेते हैं। बोला उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। मतलब एक हाई प्रेशर से नीचे लो प्रेशर की ओर बहना ये पवन ही कहते हैं। यदि आप पवन को कम करते देख सकते हैं तो जब सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती हुई तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं के उड़ाते हुए देख सकते हैं। कभी कभी पवनें इतनी तेज होती हैं कि इसकी विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। और ठीक है, क्योंकि देखो जब बहुत तेज आंधी तूफान चलेगा, पवन का मतलब बहुत तेज चलती है तो नीचे जो पत्तियां गिरी होती है वो क्या होती है, उठा देती है और पेड़ को भी उखाड़ देती है। ठीक है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए ना, पवन बहुत तेज चलती है। बोल रहा है कि
अपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए। जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो तो पवन का मुख्यतः 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। ठीक, कितने प्रकार विभाजित किया जा सकता है? 3 प्रकार विभाजित किया जा सकता है। उसके लिए आप देख सकते हो, ये आप हमारा डायग्राम दिया गया बहुत अच्छा। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी पवनें होती हैं। ठीक, तो स्थायी पवनें होती हैं, ठीक है, मौसमी पवनें होती हैं, स्थानीय पवनें होती हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्थायी पवनों की बात कर लेते हैं। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनों को स्थायी पवनें कहते हैं। ये वर्ष भर में लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। तो पूछा जाएगा आपसे कि व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें होती हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में ही रहती हैं। आगे दिया गया मौसमी पवनें क्या होती हैं? ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में से अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनों को ही मौसमी पवनें बोलते हैं। स्थानीय पवनों की बात कर लेते हैं। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ठीक, गर्म या शुष्क स्थानीय में पवन जो चलती है उसे हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। अब देख लेते हैं प्रमुख वायुदाब पेटियां क्या होती हैं। तो देखो, आपको बहुत ध्यान से देखना होगा कि जो ये दिया गया है प्रमुख वायुदाब पेटियां क्या होती हैं, ये यहाँ पर आपको दिया गया। ठीक है, अब आपको ध्यान से आपको समझना है इसको। ठीक है, बोल रहा है कि 90 डिग्री दक्षिण होता है, ये 60 डिग्री दक्षिण, ये 35 डिग्री दक्षिण, ये 30 डिग्री दक्षिण होता है, ये 23.5 दक्षिण होता है, 23.5 दक्षिण होता है, 30 उत्तरी होता है, तो 23.5 उत्तरी होता है, 30 डिग्री उत्तरी, 35 डिग्री उत्तरी और 60 डिग्री उत्तरी होता है। ठीक है, अब हम बात कर ले पहले कौन सी आती हैं? उत्तरी पूर्वी पवनें आती हैं, फिर अधो ध्रुवी निम्न दाब आता है, फिर सनातन पश्चिमी पवनें होती हैं, फिर उपोष्ण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश होता है, फिर दक्षिणावर्ती व्यापारिक पवनें होती हैं, फिर भूमध्य निम्नवत डोलड्रम पवनें होती हैं, फिर उत्तरी ध्रुव व्यापारी पवनें जो ऊपर से आती हैं। ठीक है, उपोष्ण व दाब हॉर्स अक्षांश पवनें, सनातन पछुआ पवनें होती हैं जो आगे की ओर जाती हैं, फिर अधो ध्रुवी निम्न दाब होता है जो ध्रुवी पूर्वी पवन के द्वारा दिया जाता है। तो इस तरीके से आप इसको पूरा स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, चक्रवात की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर चक्रवात प्राकृतिक आवेश है, इसके बारे में हम पूरा जूम करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से। तो दिया गया है कह रहा है कि भारत के उत्तरी पूर्व समुद्र तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवाती को खतरा बना रहता है। ये 17 से 18 अक्टूबर 1999 राज्य के 5 जिलों के चक्रवात आया था और 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महा चक्रवात आया जिसने राज्य के बड़े बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा व ज्वारी प्रतिकोष से हानियाँ हुई और 260 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रहीं। तीव्र वेग वाली पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गईं। विद्युत आपूर्ति और टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गईं। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण ही उठी ज्वारी तरंगे स्तर पर 20 किलोमीटर तक ये आ गई बच्चों। तो आप देख सकते हो कैसा मंजर रहा, चक्रवात विनाश का, कैसा पानी इसमें भर गया। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारी तरंगे स्थान पर 20 किलोमीटर तक आ गईं और ये फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारी तरंगे आ गईं जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरीके से क्या हो गई बच्चों? नष्ट हो गई थी, जिसमें भूखा सूखा पड़ गया था। ठीक, अब आगे दिया गया है कि 25 अक्टूबर 1999 को पोर्ट ब्लेयर के द्वारा निकट थाईलैंड के खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर उसने महा चक्रवात रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेशामा व बालीकुडा के बीच ये क्षेत्रों में प्रभावित किया उसने। ठीक, आगे दिया इस महा चक्रवात ने भुवनेश्वर और कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया और उसने लगभग 130 लाख लोगों को प्रभावित किया। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान की सब्जियां और फलों की खड़ी फसलों और भारी नुकसान हुआ। ज्वारी प्रोत्कर्षण से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र व उपजाऊ हो गए। साल, सागवान एवं बांस के बागान के विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप व कोलार के बीच मैंग्रोव का जंगल भी लुप्त हो गए।
तो बेटा इस तरीके से देखो होता है, सब घटनाएं होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेटा आर्द्रता इसकी क्या होती है। तो देखो हम लोग इसमें पूरा पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। अब देखो आप देख सकते हो यहाँ पर ये चीज़ें जो आपको दी गई हैं, बोला कि चक्रवाती वर्षे होती हैं। तो देख लो जब बादल बरसता है तो यहाँ से कुछ ठंडी ठंडी वायु आती हैं, ठीक है, और ऊपर से नीचे से गर्म वायु जाती है। ऊपर से ठंडी वायु आती है, नीचे से गर्म वायु जाती है। अब बात कर लेते हैं आर्द्रता की, बात कर लेते हैं यहाँ पर आर्द्रता क्या होती है। आर्द्रता का कहने का मतलब है बच्चों देखो इधर, जब हम जल बोला जब जल पृथ्वी के विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसके जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीने की आसानी से नहीं सूखता और असहज महसूस करते, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, असहज को महसूस करते हैं। आगे दिया गया है कि जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं, ठीक है। जिससे जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं बूंदों की तरह तरह महसूस होता है, एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर नहीं सकते तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। अब आप पूरे ये प्रक्रिया देख सकते हो, आर्द्र वायु किस तरीके से, पर्वतीय वर्षा किस प्रकार से होती है, ठीक है। आगे ये देखो गर्म वायु, संवहनी वर्षा, वर्षा के प्रकार। तो इस प्रकार देखो वर्षा होती है, ठीक ठीक। और अगर देखें हम बात करते हैं तो आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता और असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर ये बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं बूंद के महसूस समूह होता है। जब जल की ये बड़ी बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि ये वायु में तैर नहीं सकते, ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। आगे दिया गया आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद तथा चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देते हैं। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाले वर्षण व वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल व वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण से मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है। यह निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, पहले इसको पढ़ लिया था, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइजन कर लेते हैं। तो उसने वर्षा का नाम दिया गया है। देखो सबसे पहली वर्षा होती है चक्रवाती वर्षा होती है, दूसरी आपकी पर्वतीय वर्षा होती है, तीसरी आपकी संवहनी वर्षा होती है। तो आपको ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे दिया गया देखो, बोल रहा है कि पौधे हमारे जीव जंतु में जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक महत्वपूर्ण होते हैं। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। आगे बोल रहा है क्या आप जानते हो वर्षण के द्वारा दूसरे हिम सहित वृष्टि तथा ओला होते हैं। वाकई में ओला भी गिरते हैं बच्चों। आगे दिया गया ये आप पढ़ सकते हो, वायुमंडल क्या होता है। क्वेश्चन आप सारे पढ़ सकते हो, ठीक है। सही गलत आप देख लीजिएगा बच्चों, किस तरीके से दिए गए हैं सारे आप देख सकते हो, ठीक है। मिलान करो, मिलान भी आप देख सकते हो, कारण भी देख सकते हो, ठीक है। आओ खेलें, ये भी गेम भी खेल सकते हो आप, ठीक है। वीडियो को रोक कर देखिएगा, बाएं से दाएं ऊपर से नीचे आप बिल्कुल सब कुछ देख सकते हो, ठीक है। दिन, मौसम, धूप वाला दिन, ये सारा पूरा हर चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब आपको मुझे इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना है। तो मैं आपको क्लास 7 की PDF मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। ये वीडियो कोई भी पेड प्रमोशन के लिए नहीं बनाई जाती है, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो ही बनाई जाती है, जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सको और अच्छे नंबर ला सको।